एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो 10 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है फ्रॉम अ 220 वोल्ट सप्लाई। ठीक, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 5 आवर्स एवरी डे फॉर 30 डेज। मतलब ये हीटर जो है ये लगातार 30 डेज तक चलता है और कितनी कॉस्ट पर 5 आवर्स और 5 आवर्स 30 डेज, हर दिन 5 घंटे चलता है। तो इफ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज रुपीज 5.20, तो हमें टोटल कॉस्ट बतानी है पूरे 1 मंथ की। ठीक है, ये पूरे 30 डेज तक यूज करने की कॉस्ट बतानी है। तो जो गिवन डेटा है वो है मेरे पास करंट, करंट कितना है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस V ये कितना दे रखा है 220 वोल्ट ये दे रखा है। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 5 आवर्स एवरी डे, वो निकालने से पहले मेरे पास वोल्टेज है, मेरे पास करंट है, मैं पावर निकाल लूंगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है V टू I, मतलब 220 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये हो गया 2200। सर नमस्ते। नमस्ते, कैसे लेट हो गया आज? मम्मा अच्छा, हाँ ये 2200 वॉट दे रखा है, मुझे इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा डिवाइड बाई 1000। हमने इसको करा 2200 डिवाइड बाई 1000, दो जीरो से दो जीरो कट गया, यह आ गया 2.2 किलो वॉट, 2.2 किलो वॉट। ठीक है, इसके बाद की कहानी देखिए। इसके बाद क्या है, ये 2.2 किलो वॉट हो गया, उसके बाद मुझे टाइम चाहिए होता है। अनमोल का आंसर आया 11 किलो वॉट आवर। अभी देखता हूँ बेटा, रुको जरा। और रुचिर ने फाइनल आंसर निकाला 1716 चेक करके बताता हूँ। देखिए ये पावर हो गया और कॉस्ट, मैं पूरा टोटल टाइम निकालूंगा, टाइम और 30 डेज। देखिए एक दिन में 5 घंटे चलता है, तो 30 डेज में कितने घंटे चलेगा टोटल बताओ। 30 इंटू 5 इंटू कर देंगे सर। है ना, ये हो गया नहीं इंटू नहीं 150, 150 आवर्स हो गया। ये 30 डेज में ये चलेगा 150 आवर्स। उसके बाद इन्होंने दिया द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, चलो कॉस्ट वो निकालते रहेंगे। ये 150 आवर्स आ गया, ये किलोवाट में आ गया, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम। पावर कितना 2.2 और टाइम कितना 150। पावर निकालते हैं इसमें किलोवाट में और एनर्जी निकालते हैं आवर्स में हमेशा। तो 10 आ गया, इसके कैंसिल आउट हो गया। 15 टू ज़ा 30, 3 कैरी, 15 टू ज़ा 30 और 3 33, 330 किलोवाट आवर। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिक एनर्जी आ गई। अब उन्होंने बोला इफ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज रुपीज 5.20, तो कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज इक्वल टू रुपीज 5.20। एक यूनिट का मतलब क्या है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो 1 यूनिट का मतलब 5.20, तो 330 किलोवाट आवर मतलब 330 यूनिट्स मल्टीप्लाई कर देंगे सर। हाँ जी, cost of 330 units is equal to 330 multiply by 5.20। पॉइंट गया नीचे आ गया 100, एक जीरो से एक जीरो काटो, इसे एक जीरो से ये एक जीरो काटो, 52 मल्टीप्लाई बाई 33 कितना आ जाएगा 20, 1760, 1760, 1716। ठीक है, सर हाँ सर एक बेटा बोलो। पूछूं। हाँ बताओ। सर जैसे मैंने पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल ली और फिर 30 की इंटू बाद में करी है, आंसर वही आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो भी ठीक है, तो भी ठीक है। आपने एक उसके लिए निकाली ना पहले, और फिर यस सर। टाइम, हाँ टाइम बाद में मल्टीप्लाई कर दिया होगा। यस सर। हाँ हाँ चलेगा, वो भी ठीक है। थैंक यू।
हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आप, इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इसमें इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसमें सफिशिएंट न्यूमेरिकल्स हो गए हैं, इसमें सारे कवर हो गए हैं लास्ट ईयर में जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हैं। ठीक, चलो जी अगला देखते हैं इफेक्ट्स। इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, इसमें लिखिएगा देयर आर three important effects. There are three important effects that an electric current can produce. They are, first है heating effect, second magnetic effect और third है chemical effect. सर ये तो शायद अगले चैप्टर्स में कवर हुए हैं। नहीं बेटा, बताता हूँ अभी। हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और थर्ड है केमिकल इफेक्ट। अभी बताता हूँ। इसमें देखिएगा ये जो केमिकल इफेक्ट है ना थर्ड वाला, ये तो अपने सिलेबस में नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो तीन तरीके के इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट अपने सिलेबस में नहीं है, हमें नहीं पढ़ना है। हीटिंग इफेक्ट जो है वो अभी इसी चैप्टर में पढ़ना है, अगला टॉपिक वही है। और जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट का एक चैप्टर ही अलग है फिजिक्स में, वो उस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब मैं हीटिंग इफेक्ट की बात करता हूँ। तो अब आप इसमें हेडिंग डालिएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें लिखिएगा when an electric current is passed through a high resistance wire, when an electric current is passed through a high resistance wire, when an electric current is passed through a high resistance wire like nichrome wire, like NiChrome, like nichrome wire, the resistance wire becomes very hot. The resistance wire becomes very hot, and produces heat and produces heat. Full stop. This is called the heating effect of current. This is called the heating effect of current. This is called the heating effect of current. Note करिए बच्चे।
ऐसा होता है कि ये इलेक्ट्रिक करंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को किसी एक ऐसी वायर के थ्रू हम फ्लो होने देते हैं, किसी एक ऐसी वायर के थ्रू फ्लो होने देते हैं जहां जिस वायर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो उस हाई रेजिस्टेंस वाली वायर को गर्म करने लगता है। और हाई रेजिस्टेंस वाली वायर जब गर्म हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने इसको यूज करा एज अ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये करंट की एक एप्लीकेशन हो गई। मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हम इलेक्ट्रिक आयरन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर जो उसका फिलामेंट होता है, जिससे वो एलिमेंट जो बना होता है उसके अंदर का, तो वो एक हाई रेजिस्टेंस मटेरियल का बना होता है। तो इलेक्ट्रिक आयरन में ऐसा क्या होता है कि भाई हमने इलेक्ट्रिसिटी का स्विच ऑन करा और थोड़ी देर बाद जो हमारी वो प्रेस है जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। तो वो अंदर जो उसका एलिमेंट बना होता है, वो बना होता है एक हाई रेजिस्टेंस वायर का। हाई रेजिस्टेंस वायर की प्रॉपर्टी होती है करंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है और गर्म होने लगती है। वो गर्म होती है तो उससे अटैच जो मेटल प्लेट है, जिस प्लेट को हम कपड़े पर रखते हैं और ऐसे ऐसे आयरन करते हैं, वो भी गर्म हो जाती है। तो फाइनली हम ये देखते हैं कि एक ऐसा तरीका जिससे मैं प्रोवाइड तो करूंगा इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन मुझे आउटपुट में मिलेगा हीट। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब इसमें लिखिएगा कि जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मेरे को डेफिनेशन मालूम है, V इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन चार्ज कंज्यूम। V इज इक्वल टू W अपॉन Q। सभी को समझ में आ रहा है ना जो मैं बता रहा हूँ? यस सर। ये अनमोल के अलावा भी किसी को समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा चलिए ठीक है, अच्छी बात है। दीपांशी ऑनलाइन हो? दीपांशी नहीं है? अच्छा चलिए जी, लिखिएगा एज वी नो दैट as we know that V is equal to capital W upon Q, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is equal to work done upon charge consumed। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, W कितना हो जाएगा, V into Q। वर्क डन हो गया V into Q। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, ऑल्सो, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो करंट जो आई होता है उसकी वैल्यू होती है बेटा चार्ज अपॉन टाइम। तो यहां से चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। Q is equal to I into T। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। यूज दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। यूज दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो Q की जगह I into T लिखना है, तो W is equal to P multiplied by I into T। W is equal to DIT। ठीक है, फिर लिखेंगे हम एज पर W is equal to DIT, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। फिर एज पर ओम्स लॉ, as per Ohm's law, V is equal to IR। It implies that I कितना हो जाएगा, V upon R। I की वैल्यू होगी V upon R। Use this value in third। I की वैल्यू V upon R है, इसको आप डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में। तो क्या हो जाएगा, सर ये वाला एक बार दोबारा बता दो, ओम्स लॉ वाला सर। अभी बता रहा हूँ बेटा, 1 मिनट रुको बस। सर हाँ जी, सर W इक्वल्स टू V इंटू I इंटू T कैसे हुआ? अभी बता रहा हूँ, 1 मिनट रुको। देखो ऐसा है कि शुरुआत में मैंने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V क्या होता है, W अपॉन Q। ये हो गया।
v Yes, is sir. equal to w upon q। तो यहाँ से w की वैल्यू क्या हो गई v into q। w की वैल्यू v into q मैंने इक्वेशन 1 में इसको रख दी, इक्वेशन 1 बोल दिया मैंने। फिर करंट की वैल्यू होती है I is equal to q upon t। तो यहाँ से q की वैल्यू क्या हो जाएगा I into t। तो q की वैल्यू I into t है, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया q की जगह I into t। इस वजह से w is equal to v into I into t हो गया, समझ गए? Okay, sir. ठीक। उसके बाद हमने क्या करा कि बाई ओम्स लॉ, लक्ष्य ध्यान से सुनना, ओम्स लॉ में क्या है v is equal to IR होता है। तो यहाँ से I की वैल्यू आ गई v अपॉन r। I क्या हो गया v अपॉन r। अब मैं क्या करूंगा कि I की जो वैल्यू है v अपॉन r वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा थर्ड इक्वेशन। तो v स्क्वायर into t upon r। हाँ हाँ बताओ समझ गए? Yes, sir. अच्छा तो बल्कि एक काम करो, सुनो, इसको I is equal to v अपॉन r ये रहने दो, v is equal to IR रहने दो, इसको I और R की टर्म्स में निकालना। v is equal to IR, you use this value in third, तो v की जगह आप IR डाल दीजिए। i r square t। बिल्कुल IR स्क्वायर नहीं I स्क्वायर R। v की जगह आ गया IR और I तो I है ही और इंटू t, तो W आ गया I स्क्वायर R t। ठीक है, उसके बाद देखिएगा this work done is equivalent to heat produced by electric current। ये 90 समझ में आ रहा है? W is equal to, इसको हम H बोल देंगे। नव्या और कृष्णांशी आवाज नहीं आ रही होगी तुम्हें? H is equal to I square RT। नव्या और कृष्णांशी आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है। दोनों में से किसको आ रही है? कृष्णांशी अच्छा, मतलब आई रिप्लाइड। चलिए जी बहुत बढ़िया बात है, तो आवाज आ रही है, तुम्हारी भी आ रही है मुझे। चलो जी, इसके बाद हम लिखेंगे कि दिस लॉ is known as Joule's law of heating। This law is known as Joule's law of heating। H is equal to I square R T। तो आपकी स्क्रीन चली गई। Sir, your screen is gone. ये इंग्लिश वाला बोल रहा है इंग्लिश वाला, मैं बताता हूँ रुको। क्या क्या ढंग से बोल, कौन बोल रहा था? कौन क्या बोल रहा था? अरे कुछ नहीं, छोड़ो। ठीक है, जय माता दी। एक सर आपकी मिनट स्क्रीन के नहीं आई। अभी आ जाएगी, बस 1 मिनट वेट करिए। सर आपने मोबाइल से कनेक्ट करके वो कर रखा है, कैमरा चला रखा है? हाँ, वेबकैम मोबाइल के थ्रू है। अच्छा हाँ।
क्योंकि वेब कैमरा इतना क्लियर नहीं होता ना लैपटॉप का, लैपटॉप के थ्रू क्लास है और वेब कैम मोबाइल फोन का। अच्छा जी, इसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का क्वेश्चन लिखिए जी नेक्स्ट। क्वेश्चन नोट कर लें। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, सर आप इसके क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन भेज दोगे इस इसके चैप्टर प्रैक्टिस के? क्वेश्चन अगर लखमीर सिंह है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो मैं भेज दूंगा। ठीक है सर, नहीं है ना लखमीर सिंह? ठीक है, मैं भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा। A potential difference of 250 volt is applied across a resistance, is applied across a resistance, is applied across a resistance of 500 ohm, 500 ohm in an electric iron. In an electric iron. So stop, calculate फर्स्ट पार्ट है करंट और सेकंड पार्ट है इसका हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन जूल्स इन 10 सेकंड्स। हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन जूल्स इन 10 seconds, इन 10 seconds। ये हो गया। देखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 250 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम इन एन इलेक्ट्रिक आयरन। तो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 250 वोल्ट का, इसका मतलब V है 250 वोल्ट is applied across a resistance of 500 ohm। रेजिस्टेंस दे रखा है 500 ओम का इन एन इलेक्ट्रिक आयरन। कैलकुलेट करंट, करंट निकालना है। करंट में तो देखिए कोई बात नहीं है, V है R है, तो फर्स्ट पार्ट में तो मैं लिखूंगा कि एज पर ओम्स लॉ V is equal to IR, मतलब I is equal to V upon R, 250 upon 500, 0 से 0 करके 25 बनता है, 25 2 जा 1 upon 2 मतलब 0.5 एम्पियर। ठीक है। सेकंड पूछ रहे हैं हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन जूल्स इन 10 सेकंड्स, वो हीट एनर्जी पूछ रहे हैं। सेकंड पार्ट में देखिएगा हीट एनर्जी मतलब H, H की वैल्यू I स्क्वायर RT, I स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R कितना है 500 मल्टीप्लाइड बाई T, टाइम कितना दे रखा है, टाइम दिया है इन्होंने 10 सेकंड, 10 सेकंड टाइम दे रखा है, तो ये हो गया 10। 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 500 इंटू 10, पॉइंट गया नीचे 100 आ गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 25 5 से 125 और आगे 10 है तो एक जीरो आ रहा है 1250 जूल्स। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये यश का ठीक है बिल्कुल आंसर, रुचिर का भी ठीक है, अनमोल का भी ठीक है। चलिए रुचिर आजकल पढ़ाई करने लगे हो कायदे से?
बस कंटिन्यू कंटिन्यू रखना है, ऐसे ऐसे ही कंटिन्यू रखना, बड़ा अच्छा लगता है। सर वसुधा सेक्शन में आ गया मैं इसलिए थोड़ा। हाँ सर वसुधा सेक्शन में आ गया मैं। समझ में नहीं आया। सर वसुधा सेक्शन में आ गए हम दोनों। अच्छा, वसुधा सेक्शन में इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं क्या? यस सर। अरे वाह, क्या बात है। और दीपांशी किसमें? नो आइडिया। सर वो अनफॉर्चुनेटली वसुधा में। तो कोई बात नहीं, तुम भी कोशिश करो, वसुधा में आ जाओ। नहीं सर, वसुधा में हूँ, सर। वसुधा में नहीं रहना। अच्छा। सर हाँ मेरे कुछ डाउट्स हैं लीनियर इक्वेशन के और उसके चैप्टर 1 के, तो मैं आपको कल व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, कल आप वो करा देना। बता देना, व्हाट्सएप पर भेज देना। ओके सर। ओके, लिख लीजिए अगला क्वेश्चन। कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड calculate the heat produced when 96,000 coulombs of charge, when 96,000 coulombs, ये चार्ज की यूनिट होती है सी, कैपिटल सी, coulombs of charge is transferred in 1 hour through a potential difference of 50 volts. 1 hour through a potential difference of 50 volts. तो कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस बाय 96,000 कूलम ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है कि जो चार्ज है कैपिटल क्यू, ये दे रखा है 96,000 कूलम्स, इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर, यानी कि टाइम दे रखा है 1 आवर, ठीक है, टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट दे रखा है। तो क्या करेंगे, ठीक है, अब देखिएगा, जैसे मेरे को Q इतना दे रखा है, T इतना दे रखा है, तो मैं करंट की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मैं जानता हूँ कि I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है, लेकिन ध्यान रखने वाली चीज ये है कि टाइम होना चाहिए सेकंड्स में। यहाँ टाइम दे रखा है आवर में, तो चार्ज हो गया 96,000 और टाइम दे रखा है 1 आवर। तो 1 आवर को अगर सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो 3600 हो जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, और 96 के लिए क्या करेंगे, 12 3 जा 36, 12 8 जा 96, ये हो गया 80 अपॉन 3 एम्पियर। 80 अपॉन 3 एम्पियर। अभी इसको ऐसे ही लिखा हुआ छोड़ दो, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस है 50 वोल्ट का, वो हीट प्रोड्यूस पूछ रहे हैं, तो हम ये कहेंगे बाई ओम्स लॉ V is equal to IR. It implies that R is equal to V upon I. तो V कितना दे रखा है, V दिया है 50 वोल्ट्स, अपॉन I कितना है 80 अपॉन 3। तो 50 को डिवाइड कर रहा है 80 अपॉन 3, यानी कि 50 डिवाइड बाई 80 अपॉन 3, इसका मतलब क्या हो गया, 50 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 80, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 जा 15 अपॉन 8 ओम्स। तो मेरे पास करंट आ गया, रेसिस्टेंस आ गया। अब मैं हीट प्रोड्यूस निकाल सकता हूँ, ठीक है। मैं हीट प्रोड्यूस इधर ही निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आप लोग, मैंने इधर ही इसी कॉर्नर पे निकाल रहा हूँ हीट प्रोड्यूस। तो H की वैल्यू क्या होती है, H का फॉर्मूला I स्क्वायर RP। I कितना है
आई है 80/3, तो 80/3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई रेसिस्टेंस आर कितना है 15/8 और मल्टीप्लाइड बाई टाइम दे रखा है 1 आवर यानी कि 3600 सेकेंड्स। ठीक है 3600 सेकेंड्स। 80 का स्क्वायर क्या हो गया 8 का स्क्वायर 64 6400 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 15/8 3600 9 4 जा 36 और 2 जीरो आ गए 8 8 जा 64 और 2 जीरो आ गए 15 into 8 होता है 120 120 के आगे 2 जीरो और लगाओ मल्टीप्लाई बाई 400 12 4 जा 48 48 के आगे 1 2 3 4 5 मैं लिखूंगा 48 into 10 सर पावर 5 जूल्स। हाँ जी बताओ सर सर आगे की रिकॉर्डिंग भेज देना। क्या हो गया डेटा खत्म हो गया। ना ना सर वाईफाई है सर, खाना खाने जा रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है ओके। ओके। हाँ जी देखिएगा मैं इसको लिख सकता हूँ 48 के आगे 5 जीरो लगेंगे तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 48 into 10 की पावर 5 जूल। यश का आ गया है बिल्कुल सही है। आज तक अभी ठीक है। सर मेरी थोड़ी एग्जैक्ट वैल्यू आई है। हाँ देखो अच्छा तुमने पहले वो पॉइंट्स में कैलकुलेट कर लिया होगा। यस सर हाँ थोड़ा हाँ टाइम हाँ लगा। हाँ ज्यादा सही वैल्यू ये वाली है। ठीक है अगर पॉइंट में कर ले तो गलत हो गया। पॉइंट में करोगे ना तो वो गलत हो जाता है क्योंकि पॉइंट में वैल्यू थोड़ी मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आती थोड़ी सी अप्रोक्सीमेट आती है अगर वो पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है तो। और यहाँ पर पूरी तरह से डिवाइड होने वाला है ही नहीं है टर्म जैसे 15/8 है ये तो चलो कट जाएगा पूरी तरह से लेकिन 80/3 इसकी वजह से गड़बड़ हो गया होगा। बेटा क्लियर है सभी को समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए जी 1 मिनट बस वेट करिए मैं थोड़ा पानी पी रहा हूँ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे इसको। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल two conducting wires of the same material, two conducting wires of the same material and of equal lengths and equal diameters and of equal lengths and equal diameters
are first connected in series are first connected in series and then in parallel are first connected in series and then in parallel in a circuit across the same potential difference. In a circuit across the same potential difference. In a circuit across the same potential difference. Full stop. The ratio of heat produced in series, the ratio of heat produced in series, the ratio of heat produced in series and parallel combinations would be series and parallel combinations would be, ये पार्ट है 1:2, ये पार्ट है 1:2, बी पार्ट है 2:1, सी पार्ट है 1:4 और डी पार्ट है 4:1। डी पार्ट है 4:1। ठीक है, क्वेश्चन सभी को क्लियरली दिखाई दे रहा है? यस सर। मैं पढ़ देता हूँ एक बार। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ्स एंड इक्वल डायमीटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन इन पैरेलल इन अ सर्किट। इन्होंने बोला कि दो कंडक्टिंग वायर्स हैं जिनका मटेरियल सेम है, जिनकी लेंथ सेम है, जिनका डायमीटर इक्वल है, मतलब वायर बिल्कुल सेम है, हर तरह से सेम। तो जिनकी लेंथ सेम है, डायमीटर का मतलब उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम हो गया और मटेरियल का मतलब उनकी रेसिस्टिविटी सेम हो गई। रेसिस्टिविटी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये अगर सेम है इसका मतलब दोनों का रेसिस्टेंस सेम। ठीक है, एंड देन आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस वुड बी। अब देखिएगा ध्यान से, मैं इसको भी डालूं बीच वाले को। अरे समझ में तो आ रहा है ना सभी के? बोर्ड तो नहीं हो रहे हो? नो सर, तो सुबह से ये वाले क्वेश्चन करवा रही है हमारी मैडम। अच्छा चलो ठीक है, तो अभी क्लियर हो जाएगा। नहीं सर, ये वाला तो क्लियर है मेरे को। अच्छा तुमने भी यही वाला भेजा था क्या? ना सर, दूसरे वाला दिया था मैंने। हाँ वो मैं तो आंसर भी पूछ दिया। इसी के जैसा है, वो हो जाएगा अभी। चलो जी अभी देखता हूँ अनमोल, तुमने तो आंसर भेज दिया है 1:4। अभी देखता हूँ क्या आएगा इसका रिजल्ट। देखिए इन्होंने बोला है सॉल्यूशन में लिखिएगा कि रेसिस्टेंस क्या होता है। रेसिस्टेंस की फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। सिंस बोथ वायर्स have same length comma same diameter। डायमीटर के हेल्प से क्या निकलेगा? रेडियस, और रेडियस की हेल्प से निकलेगा एरिया। तो डायमीटर के आगे ब्रैकेट में लिख दो एरिया। जब डायमीटर सेम है तो एरिया भी सेम होगा। एंड सेम मटेरियल, मटेरियल पर क्या डिपेंड करता है? रेसिस्टिविटी, मतलब रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो इन वायर्स का इन्होंने बोल दिया है कि दो वायर हैं, इनका सेम लेंथ है, सेम मटेरियल है और सेम डायमीटर यानी कि सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो हमने कहा है कि ये सारी चीजें सेम है
ये रेसिस्टिविटी सेम, लेंथ सेम, एरिया सेम। जब ये तीनों चीजें सेम है तो रेसिस्टेंस भी सेम होगा। तो they both will have same resistance। अब इन्होंने बोला था रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, देखिए केस फर्स्ट, सीरीज कनेक्शन, दो वायर हैं सीरीज में जोड़िए, इसके रेसिस्टेंस को भी आर मानो या एक्स मान दो रेसिस्टेंस को, और इसका रेसिस्टेंस भी एक्स, क्योंकि दोनों सेम है और सेम पोटेंशियल डिफरेंस में इनको अप्लाई कर देना है, प्लस माइनस ये हो गया वी, और यहां से करंट निकल रहा है आई। तो मैंने बोला अगर सीरीज कनेक्शन है तो बेटा इसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स यानी कि 2x। बताइए ठीक है, रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। यस सर। समझ गए। इसके बाद हमने कहा कि हीट प्रोड्यूस क्या होगी, H1 बोल दो इसको, I स्क्वायर R इंटू टी। तो देखिए I स्क्वायर, I भी सेम है तो I स्क्वायर, लेकिन R अलग है, R हो गया 2x इंटू टाइम सेम है तो T हो गया, इसको R1 बोल दीजिए आप। तो ये मेरे पास हो जाएगा I स्क्वायर 2x T। तो इसको आप 2 और x को ऐसे लिख लो और I स्क्वायर T को बात कीजिए, 2x I स्क्वायर T। बताइए क्लियर है सभी बच्चों को, सीरीज वाला केस सभी को क्लियर है, यस सर। बताइए। Yes, sir. चलिए अब बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन की। पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, दो रेसिस्टेंस है, मतलब दो वायर हैं तो दोनों वायर का रेसिस्टेंस हमने बता दिया सेम, और दोनों के सेम रेसिस्टेंस को हमने लिया है x और x। सर इसका तो 4:1 ही आ रहा है मेरा। अभी देख कर बता रहा हूँ बेटा, यहाँ पर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो ये V, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो करंट भी सेम निकलेगा I। ये रेजिस्टेंस इसका x, इसका रेजिस्टेंस x, ठीक है। तो अब जब ये रेजिस्टेंसेस पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो मैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा। मैंने सीरीज कनेक्शन के केस में उस रेजिस्टेंस को बोल दिया था R1, पैरेलल के केस में मैं बोल देता हूँ R2। तो हम कहेंगे यहाँ पर देखिएगा 1/R2 इक्वल टू 1/x प्लस 1/x, ये हो गया 2/x। It implies that 1/R2 is equal to 2/x, यानी कि R2 is equal to x/2। रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई x/2 R2। तो इस केस में जैसे यहाँ पर हीट प्रोड्यूस H1 था, अब मैं ले लूंगा H2। तो H2 कितना हो जाएगा, I स्क्वायर, यहाँ था R1 इंटू टी, यहाँ कर दूंगा R2 इंटू टी, I स्क्वायर, करंट सेम टाइम सेम, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज सब कुछ सेम दे रखा है, बस रेजिस्टेंस अलग है क्योंकि एक जगह सीरीज है एक जगह पैरेलल है। तो यहाँ रेजिस्टेंस है x/2, ये हो जाएगा x/2 इंटू टी। इनको अलग ले लीजिए आप, पहले लिखो x, लिखो I स्क्वायर, लिखो t, और पूरे के अपॉन में 2 लिखो। ये हो गया हमारे पास H2। अब वो बोल रहे हैं H1 और H2 का रेशियो निकालना है, तो देखिएगा, एक मिनट, दो बच्चों ने शायद करके भेजा है। रुचिर का आंसर है 1:4, अनमोल का आंसर है 1:4। शायद ठीक है आप लोगों का, अभी बता रहा हूँ। देखिए
मुझे निकालना है H1 is to H2, मतलब H1 डिवाइड बाई H2, ठीक है। तो H1 कितना था 2x I स्क्वायर t, और H2 कितना है डिवाइड बाई x I स्क्वायर t अपॉन 2, ठीक है। और डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, 2x I स्क्वायर t और मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन x I स्क्वायर t। देखिए I स्क्वायर से I स्क्वायर गया, t से t गया, और x से x गया, तो H1 is to H2 आ गया 4 आ गया, तो मैं क्या बोलूंगा इसको 4 अपॉन 1, यानी कि 4 is to 1। चेक करो ठीक आ रहा है कि नहीं। सर 1:4 आ रहा है शायद। 1/4 आ रहा है। मैंने कुछ गलत करा है, देखता हूँ सर आपने अभी बता रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। सर पहले मेरा 1:4 आ रहा था, लेकिन फिर मैंने वो लाया कि पैरेलल तो कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा ना, और सीरीज ज्यादा। गलती करी है मैंने, गलती करी है, कुछ अभी देखो। सर लेकिन 4:1 ठीक तो है, गलत क्या है? नहीं 4:1 गलत है भाई, गलत है। मैं अभी बताता हूँ क्या गलती है इसमें। एक तो ये हटा दो, हमने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा। यहाँ तक ठीक है, रेजिस्टेंस ठीक निकाला है, सीरीज का भी रेजिस्टेंस ठीक निकाला है, बस हीट प्रोड्यूस में गलती हो गई। और वो गलती क्यों हुई है, क्वेश्चन देखना है जरा एक बार दोबारा से। देखिए भव्या और आस्था और यश भाई 4:1 आप लोगों का इस वजह से गलत है क्योंकि मैंने ही गलत बताया है, ठीक है। 1:4 वालों का ठीक है, मैं बताता हूँ रीजन क्या है। देखिए उन्होंने ये बोला है टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, equal length and equal diameters are first connected in series and then in parallel in a circuit across the same potential difference। पोटेंशियल डिफरेंस इन्होंने सेम बोला है, करंट सेम नहीं बोला। और हमसे यही गलती हो गई कि करंट नहीं, करंट जो है करंट अलग अलग आएगा। क्यों? क्योंकि इस केस में करंट होगा I1 और I1 की वैल्यू हो जाएगी V/2x, ठीक है। क्योंकि सीरीज में और पैरेलल में दोनों में इन्होंने करंट सेम नहीं बोला है, इन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस सेम बोला है, तो करंट अलग अलग होगा, ये गलती हुई है। तो V/2x, क्योंकि रेजिस्टेंस कितना है 2x, पोटेंशियल डिफरेंस V दे रखा है, तो करंट हो जाएगा V/2x। अब H1 निकालिएगा, H1 हो जाएगा I1 स्क्वायर R1 T। तो I1 स्क्वायर क्या होगा V/2x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2x इंटू टी। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर इंटू 2x इंटू टी। एक x से एक x गया और 2 2 जा 4, तो ये आएगा v स्क्वायर टी अपॉन 2x। ये आ रहा है, समझ गया ना गलती क्या हुई कि मैं करंट को सेम लेकर चल रहा था, जबकि करंट सेम नहीं दे रखा था। इन्होंने क्या दे रखा था, अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो भाई फिर करंट तो वैरी करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस को सेम लेकर चलिए और आप करंट निकालिए। इसी तरीके से मैं केस सेकंड की बात करता हूँ, रेजिस्टेंस तो ठीक है, लेकिन इस केस में भी I2 क्या हो जाएगा V/R2। भाई I क्या होता है V/R एज पर ओम्स लॉ। V/x/2 मतलब V मल्टीप्लाइड बाई 2/x, V डिवाइड बाई x/2 है तो मल्टीप्लाइड बाई 2/x, तो ये हो गया 2V/x I2। बताइए बेटा क्लियर है ना सभी को? ये लास्ट जो पहले करा था उसमें गलती क्या हुई थी, क्लियर है? ठीक है,
तो ये I2 हो गया। अब क्या करेंगे, ये H2 की वैल्यू निकालेंगे। H2 हो जाएगा I2 स्क्वायर R2 इंटू टी। तो I2 क्या हो गया, 2v अपॉन x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R2 की वैल्यू क्या है, x अपॉन 2 इंटू टी। तो ये होगा 4v स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई x इंटू टी। एक x से एक x कट गया, तो ये आया 4v स्क्वायर टी अपॉन x। अब h1 is to h2 निकालो, तो v स्क्वायर टी अपॉन सर x वो x अपॉन 2 था। कहाँ पर था, हाँ x अपॉन 2, सॉरी x अपॉन 2। ये 2 से 2 को काट दो, 2 2 2 से 4, 4 को। तो 2v स्क्वायर टी अपॉन x ये आ गया। यहां से जब h1 is to h2 निकालोगे, h1 is to h2 ये हो जाएगा h1 की वैल्यू v स्क्वायर टी अपॉन 2x, v स्क्वायर टी अपॉन 2x डिवाइड बाई 2v स्क्वायर टी अपॉन 2x, 2v स्क्वायर टी अपॉन 2x, तो v स्क्वायर टी अपॉन 2x मल्टीप्लाइड बाई 2x अपॉन 2v सर वो स्क्वायर। 2x नहीं है, सिर्फ x है। यार ठीक, अरे हाँ x है, सही कह रहे हो। ठीक है, तो x आ जाएगा यहाँ पर, v स्क्वायर टी से v स्क्वायर टी कट गया, x से x कट गया, डिनोमिनेटर में 2 और 2, 1 अपॉन 4 क्या हो गया, 1:4। तो ऑप्शन सी आ गया इसका आंसर। ठीक है, समझ गए। यस सर सर। आप कल मैथ्स कराओगे? यस चलिए जी, बाकी सर कल कल आप देखते मैथ्स हैं। कराओगे? हाँ जी, कल मैथ्स कराओगे आप, मैथ्स? अच्छा कल, हाँ हाँ कल मैथ्स करा देंगे। ओके सर। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवा देना स्टार्ट। ठीक है, यस ठीक है सर। बेटा, आज के लिए फिर इतना ही, बाकी कल देखते नमस्ते हैं। सर। सर थैंक यू सर। सर ओके, हाँ जी बताइए। सर जो मैंने क्वेश्चन भेजा था वो इससे अलग था, लेकिन वो ऐसा नहीं था। अच्छा अच्छा, चलो मैं सॉल्व करके भेजूंगा रात को 11 साढ़े 11 बजे के करीब। सर प्लीज भेज देना, कल नहीं भेजा था। अरे भेज दूंगा, मैं कल हो नहीं पाया। कोई नहीं सर, अगर नहीं भेजा मैं आज को याद दिला दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके।